बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। काफ़ी दफ़ा बुक क्लब में प्रेजेंट कर चुकी हूँ किताबें, और आज जो किताब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही मशहूर बुक है, पैसेज टू इंडिया, जो कि एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, जो कि ज़्यादातर E.M. फॉस्टर के नाम से मशहूर हैं, उनकी किताब है। और फॉस्टर जो है बहुत ही अपने वक्त के एक बहुत जिसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन इंसान थे, और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो थे। और इनको, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस बुक को उनको लिखने में 11 साल लगे। 11 years जो थे वो उन्होंने ये किताब लिखने में लगाए, जबकि बाकी जो उनकी किताबें हैं वो उन्होंने सिर्फ 1900 से 1905 तक लिख डाली थी। यानी कि 5 किताबें उन्होंने 5 साल में उन्होंने बाकी अपने सारे नॉवेल्स लिखे, लेकिन सिर्फ ये वाला जो नॉवेल है ये उनको लिखने में 11 साल लगे। प्रॉबेबली इस वजह से कि इस दौरान उन्होंने 2 दफा इंडिया का चक्कर लगाया, और वो इंडिया को अप क्लोज और पर्सनली देखना चाहते थे ये किताब लिखने से पहले। उनके बेहतरीन दोस्त थे सर रॉस मसूद, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे, सर सैयद अहमद खान के ग्रैंडसन। वो उनकी बहुत ज्यादा उनसे साथ दोस्ती थी, जिसकी वजह से वो बार बार इंडिया आए, 2 दफा इंडिया आए। और उसमें ये नॉवेल लिखने में रॉस मसूद के इन्फ्लुएंस बहुत इसमें शामिल है। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जो मैं लिखने जब ये प्रेजेंट करूंगी तो बताती जाऊंगी कि कुछ जैसे कि कुछ एक एक जो कैरेक्टर है जो कि मैं आपको बताऊंगी, वो खुद E.M. फॉस्टर को डिपिक्ट करता है। और जबकि दूसरा एक जो इसका बेसिक प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर अजीज, वो प्रॉबेबली उन्होंने मसूद को सामने रखकर लिखा है। तो ये जो है ये एक इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपके दिमाग में रखनी चाहिए वो ये कि ये हालांकि उससे बहुत पहले लिखा गया, पार्टीशन से पहले लिखा गया नॉवल, लेकिन इसके अंदर ये बात बड़ी खुलकर सामने आई कि इवन अंग्रेज और इंग्लिशमैन को भी एहसास हो गया था कि हम इंडियंस के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, और हम लोगों को अगर रूल करना है तो हमें इनको करीब आना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने आप को अपने इन इंडियन से बहुत दूर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनके दरमियान में बहुत सेपरेशन हो गई थी। और फॉस्टर को यही बात उन्होंने बहुत ज्यादा फील की जब वो इंडिया आए, और उन्होंने ये चीज बहुत ही सिंपथी और एक के साथ नोट की, और उनको बहुत ये चीज बहुत डिग्रेडिंग इफेक्ट लगा उनको कि ब्रिटिश जो हैं वो इंडियंस को उनको सब्जेक्ट्स के तौर पर ले रहे हैं, और उनको उनके साथ बहुत ही पैथेटिक किस्म का उनका रवैया है। और इसी की वजह से ये एक तरीके से मैं कहती हूँ कि उन्होंने ये पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगर यही हालात रहे तो ब्रिटिश बहुत अरसे तक रूल नहीं कर पाएंगे सब कॉन्टिनेंट को, और उन्हें यहाँ पर हर हाल में छोड़ना पड़ेगा ये मुल्क। तो इसमें जो है ये बता दूं कि ये जो नॉवल है इसमें 3 इसके सेक्शंस हैं। एक का नाम है द पहला सेक्शन है द मॉस्क, दूसरा सेक्शन है इसका द केव, और तीसरा सेक्शन है द टेम्पल। यानी ये जो तीनों टॉपिक्स हैं या जो तीनों हेडिंग्स हैं इनकी, ये भी बहुत सिंबॉलिक हैं। जाहिर है आपको पता है कि मॉस्क और टेम्पल दोनों हिंदू और मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सेक्रेड जगह है, बहुत ही मुकद्दस जगह है। और इसी तरह से जो ये केव्स इसमें इन्होंने बताए हैं, ये वैसे तो ये फिक्शनल है, लेकिन इसमें जब ये आए थे इंडिया, तो कुछ ऐसे इलाकों में गए जहां पर एक्चुअली इस तरह के इन्होंने केव्स देखे। तो मैं अब शुरू करती हूँ। इसका पहला जो चैप्टर है या पहला जो हिस्सा है वो है द मॉस्क। तो इसमें सबसे पहले नरेटर जो है, जो कहानी सुना रहे, वो चंदरपुर को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, चंदरपुर भी जब ये आए थे फॉस्टर इंडिया, तो बिहार में एक जगह है बांकीपुर, उसको इन्होंने सामने रखकर चंदरपुर को इन्होंने क्या कहते हैं बेस किया। और ये फॉस्टर खुद इसको बांकीपुर को विजिट करके गए थे।
इसके अलावा ये जो जगह इन्होंने डिस्क्राइब की है, ये बहुत ही गंदी अगली सिटी है, और ये दरियाए गंगा या गैंजेस के बराबर में साथ साथ इसकी लोकेशन है। इस यहाँ पर एक बहुत ही जो लैंडमार्क है इस जगह के करीब, यानी चंद्रपुर के करीब, वो है बाराबार केव। अब बाराबार केव्स भी, बाराबार केव्स जो है इंडिया में, जो कि जहाँ के लोमास ऋषि केव बहुत ही मशहूर है, वो बिहार में है। तो वहां को उन्होंने कुछ इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो इन्होंने ये चंद्रपुर को डिस्क्राइब किया है कि गंदा है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर बसले हैं, और गैंजेस के साथ बह रहा है, इसलिए आपको पता ही है कि गैंजेस तो उसमें बहाए जाते हैं मुर्दे, तो वो तो पहले ही बहुत गंदा हो चुका है। और इसके अलावा बाराबार केव्स जो है वो उन्होंने माराबार केव्स को किया, जो कि उसके साथ थे। अब जो इन्होंने बताया कि ये सिटी तो बहुत गंदी है, लेकिन इस सिटी के साथ ही एक सेटलमेंट है जिसके अंदर ब्रिटिश रहते हैं, जो सारे ब्रिटिश एक्सपैट्रियाट्स हैं वो रहते हैं। अब ये जो इसकी लोकेशन इन्होंने बयान की है, वो ही इस तरह से बयान की है कि बहुत हमें इससे पता चल जाता है कि क्या उनकी जहनियत थी, क्या उनका बर्ताव था इंडियंस के साथ। ये एक ऊंचाई पे पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है इनका ये पूरी कॉलोनी ब्रिटिश की, और इसमें जो है उसमें बिल्कुल सेपरेट है ये रूल, पीपल जिनको ये रूल करते उनसे ये रूलर्स बिल्कुल सेपरेट है। वो हमें फौरन ही इस बात से इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडिया कंफ्यूजन है, केओस है, और इधर चंद्रपुर डर्टी फॉर्मलेस बिल्कुल बट्टी का बना हुआ है, तो दूसरी तरफ वो जो ब्रिटिश कॉलोनी है वो ऊपर पहाड़ी पर, ऊपर से वो नीचे की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि वो सब्जुगेटेड लोग होते कि ये तो हमारे रूल्ड हैं, ये हमारे गुलाम हैं। तो इस तरीके से वो ऊपर देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं। अब शुरू करते हैं कि ये एक डॉक्टर अजीज एक कैरेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक नौजवान मुसलमान डॉक्टर है। वो इस वक्त बैठ के अपने दोस्तों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कभी इंडियंस अंग्रेजों के दोस्त हो सकते हैं, क्या कभी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के दोस्त बन सकते हैं। और ये कहते हैं कि ये नामुमकिन बात है। ये सारे दोस्त, इनके जो भी दोस्त हैं ये डॉक्टर अजीज के, ये कहते हैं ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। एक उनका जो दोस्त है वो कैम्ब्रिज से आए हैं, इंग्लैंड से, वो कहते नहीं ये गलत बात है, ब्रिटिश या अंग्रेज मुसलमानों के या इंडियंस के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लैंड में। जब वो इंडिया आ जाते हैं तो यहाँ पर उनका दोस्त बनना बिल्कुल नामुमकिन है। जितना मर्जी इंडियंस जो हैं वो फ्रेंडली हो जाएं इंडियन से, लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाते हैं और जब वो इंडिया पहुंचते हैं तो वो उनको बिल्कुल अपने गुलामों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और वो चाहे अच्छे इंटेंशन से भी आए, लेकिन वो कभी भी मुसलमान इंडियंस के दोस्त नहीं बन सकते। और उनका ये कहना है कि ये ना सिर्फ आदमी मर्द, मगर औरतें जो हैं वो उनसे भी 4 हाथ आगे हैं। अगर वो 2 महीने 4 महीने लेते भी हैं मर्द दोस्ती का वो करने के लिए और दोस्त बन के रहते, तो जो औरतें हैं वो तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर इंतहा से ज्यादा रूड हो जाती है, बहुत ही क्रूर हो जाती है, और वो इंडियंस को बहुत ही नफरत की नजर से देखने लगती हैं, सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये औरतें जो हैं। अच्छा, अजीज जो है इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, और इनके 3 बच्चे हैं, और जब इनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ था तो इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो अभी जो इनके 3 बच्चे हैं वो इनकी सास के पास, इनकी माँ यानी कि जो इनकी वाइफ की माँ थी उनके पास रहते हैं, और ये अकेले रहते हैं। लेकिन इन्होंने अब कभी भी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि ये अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इस वजह से ये इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अजीज बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे वो हैं, और प्रॉब्ली जो उनके बॉस हैं जो कि सिविल सर्जन हैं, उनसे भी बेहतर डॉक्टर हैं डॉक्टर अजीज। और लेकिन क्योंकि सिविल सर्जन जो हैं और जो इनके बॉस हैं वो अंग्रेज हैं, लिहाजा उनको ज्यादा प्रिविलेजेस हासिल है, इनको कुछ भी नहीं है।
लेकिन एक चीज और जो बहुत खास है अजीज में, वो है कि इनको पोएट्री से या शायरी से बहुत लगाव है। और इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक साइंसदान या साइंटिफिक मेंटालिटी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इमेजिनेटिव कैरेक्टर है अजीज। जो ना सिर्फ डॉक्टर हैं, बल्कि वो उनको लिटरेचर और आर्ट आर्ट से भी बहुत लगाव है। उसी वक्त एक नौकर आता है और कहता है कि आपको जो सिविल सर्जन है, आपके बॉस, उन्होंने फौरन बुलाया है। हालांकि ये उनकी छुट्टी का दिन है और वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको एकदम से मैसेज आता है कि आपके जो बॉस है, उन्होंने आपको फौरन बुलाया है। बहुत ही परेशान होते हैं और कहते और समझ जाते हैं और कहते हैं ये सिर्फ वो मुझे तंग करने के लिए इस तरह कर रहे हैं कि ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त ना गुजार सकूं और छुट्टी का दिन ना गुजार सकूं। लेकिन वो बहरहाल उनके बॉस हैं, लिहाजा उन्हें जाना पड़ता है। अभी वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनकी बाइक वो साइकिल जो होती है उसका पंचर हो जाता है। तो वो एक टोंगा ले लेते हैं, एक घोड़ा गाड़ी, उसके अंदर वो पहुंचते हैं। जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, उनको रास्ते में वो देखते हैं कि जितनी भी सड़कें आती हैं उनके नाम ब्रिटिश जनरल्स के नाम पर है। उस बात पे भी उनको बहुत ही गुस्सा भी आता है और अफसोस आता है कि ये किस तरीके से इन तमाम सड़कों के नाम अंग्रेजों ने अपने जनरल्स के नाम पर रख लिए। बहरहाल जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बॉस जो है सिविल सर्जन साहब, वो तो जा चुके हैं। लिहाजा यानी कि उनको बुला के और खुद वो कहीं चले गए। अब वो बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आता है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते कि अंदर से दो खवातीन निकलती हैं, वो उनके डॉक्टर साहब की वाइफ और उनकी एक दोस्त, और वो उनको बगैर बताए, बगैर कुछ कहे, उनके टोंगे में बैठकर और वो ये जाओ और वो जाओ, वो चली जाती है। ये इनको बहुत गुस्सा आता है कि वो कहाँ से वो, और जबकि वो पैसे भी उनको पता है कि मुझे ही देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने ये टोंगा हायर किया था। तो उनके पैसों के वजह उन्होंने दिए, सब कुछ किया, लेकिन वो बगैर बताए, उनसे पूछे बगैर, जैसे कोई नौकर होते हैं इस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हुए वो उनका टोंगा लेके भी चली जाती है। और बेचारे अजीज को घर तक पैदल जाना होता है। जब वो रास्ते में गुजरते हैं तो उनको एक उनकी फेवरेट जगह है जो कि मस्जिद है। इसी वजह से इस पूरे चैप्टर का नाम भी मॉस्क रखा गया है, क्योंकि इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो ये यहाँ पर रुकते हैं, जो कि एक बहुत ही मुसलमानों की मस्जिद है। वहां पर उनको जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक एल्डरली सी खातून, जो कि अंग्रेज खातून, वहां पर मौजूद है। इनको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि ये अंग्रेज औरत मस्जिद में क्या कर रही है। तो वो उनसे कहते हैं, और वो कहते हैं, उनको चीख के उनको उनसे पूछते हैं कि तुम मुसलमानों की जगह पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो खातून बहुत ही तरीके से, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छी तरीके से उनके पास आती हैं और कहती हैं कि देखो, मैंने अपने जूते भी उतार लिए और मैं कोई किसी भी किस्म की यहाँ पर बेहुरमती नहीं कर रही, मगर मुझे ये पता चल गया था कि गॉड इज हियर, यहाँ पर अल्लाह है, इसलिए मैं यहाँ पर अंदर आ गई। अजीज बहुत हैरान होते हैं कि ऐसे भी अंग्रेज होते हैं जो इतने खामोश, इतनी अच्छी तरह बात करें, इतनी नरम मिजाज हो। तो वो उससे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मेरा नाम मिसेस मोर है और मैं यहाँ पर आई हुई हूँ आजकल इंडिया में, इंडिया को देख रहे हैं, और मैं अभी पहुंची हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर की हुए हैं मुझे आए हुए। तो जब उनकी इतनी अच्छी तरह से उनकी बात सुनते हैं तो अजीज को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने इतनी अच्छी खातून को इतनी जोर जोर से चीख चीख के नाराज किया। तो वो उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं आप मुझे माफ कीजिएगा, और मैं आप बहुत वो मतलब उनको बहुत पसंद आती है वो। उसके बाद फिर वो ये समझ जाते हैं कि ये अभी अभी कुछ ही दिन हुए इन्हें आए हुए, वरना तो ये भी बाकी एंग्लो इंडियंस की तरह से हो जाएंगी। अब वो मगर वो मिसेस मो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि मैं, आप जहाँ जाना चाहें मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं रॉनी हीजलॉप, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं चंद्रपुर के, मैं उनकी वालदा हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई हूँ जो लंदन इंग्लैंड से, और रॉनी मेरा बेटा है। मिसेस मो कहती है कि मेरे भी, वो जब बताते हैं कि मेरी वाइफ मर गई है, तो वो भी बताती है कि मेरे भी हस्बैंड खत्म हो गए हैं। और उनको ये भी पता चलता है कि उनके भी दो बेटे और एक बेटी है, और अजीज के भी दो बेटे और एक बेटी। तो उनकी काफी बॉन्डिंग हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उसके बाद अजीज जो है उनको लेके एक क्लब में जाते हैं जो कि अंग्रेजों के लिए
सिर्फ अंग्रेज वहां जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, इसलिए वो उनको बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे फॉस्टर बताते हैं कि देखें, अंग्रेज जो है वो इतनी दूर अपने मुल्क से आकर भी इंडिया में कुछ ना कुछ अपने मुल्क को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ये जो एक्सक्लूसिव क्लब है, यहाँ पर जो खाना है, जो ड्रामे हैं, जो जो भी कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल इंग्लैंड की तरह से हो रहा है। जो कि इंग्लैंड में होता है वहीं पर होता है। और ये ऐसा है कि वो इंडिया को अवॉइड करके जैसे आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि बस हम इंग्लैंड में ही हैं। और वहां पर भी आप ये देखेंगे, जब इंग्लैंड का कौमी तराना बजाया जाता है तो वो सब खड़े हो जाते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल वो अपने आप को ये नहीं समझते कि हम इंडियन हैं, बल्कि वो अपने आप को वहां पर भी बिल्कुल अंग्रेजी समझ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं समझ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है हम सब की एक, जो लोग बाहर रहते हैं वो भी इस चीज को वो करेंगे। मेरे ख्याल है कि जब बाहर होते हैं जो लोग, वो अपने मुल्क से कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार करने लगते हैं। इतना प्यार मुल्क पे रहते हुए नहीं होता जितना बाहर जाके हो जाता है, और जितना रिस्पेक्ट हो जाती है अपने मुल्क को याद करके और अपने मुल्क को वो करके। तो कुछ इन लोगों के साथ भी ऐसा ही था। तो वो बताती है फिर वो उधर जब वो अंदर जाती है तो वहां पर मिसेस मॉ के साथ एक और लड़की जिसका नाम एडला क्वेस्टेड है, वो यंग लड़की है, वो भी उनके साथ मिसेस मॉ के साथ आई है इंग्लैंड। और ये जो एडला क्वेस्टेड है, ये इनकी अनकरीब मंगनी होने वाली है रॉनी हीस्लॉप से, जो कि मिसेस मॉ के बेटे हैं, सिटी मैजिस्ट्रेट हैं। अभी तक हालांकि उन्हें कुछ अरसा गुजर गया है एडला और मिसेस मो को, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं है अपने विजिट से, क्योंकि उन्होंने अभी तक रियल इंडिया नहीं देखा। उन्होंने अभी तक सिर्फ वो जो ब्रिटिश सेटलमेंट है, बस इसी में वो घूमते रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें रियल इंडिया देखें। उधर जो रॉनी है, जो कि रॉनी हीस्लॉप, जो कि सिटी मैजिस्ट्रेट है मिसेस मोआ के बेटे, वो बिल्कुल कंप्लीट टिपिकल एंग्लो इंडियन बन चुके हैं। वो बिल्कुल कॉलोनियल सिस्टम में उन्होंने वो हो गए हैं बिल्कुल, उसके साथ ब्रेड इनब्रेड, और उनको बिल्कुल ही हैज बिकम अ रेसिस्ट एंड अ कंफॉर्मिस्ट। तो ये बिल्कुल इसमें इन्होंने दिखाया है कि ये बहुत ही ज्यादा किस तरीके से वहां पर आके, और रॉनी जो है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। और इस बात का ना सिर्फ एडला को बहुत एहसास है, क्योंकि वो उनको इंग्लैंड से जानती थी, तो लेकिन वो अब बिल्कुल बदल चुके हैं जिस तरह की वो बातें करते हैं, बल्कि मिसेस मॉर को भी अब इस बात का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि ये लड़का जो है ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ पर आकर। और अब ये जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह से ये इंडियंस के साथ डिसरिस्पेक्टफुल होता है, वो इस तरह से तो ये वहां पर नहीं था। तो फिर ये चीज बहुत ही ज्यादा इसने फॉस्टर ने इसको एम्फसाइज किया है, इस बात को, कि वहां से आने के बाद, इंग्लैंड से आने के बाद अंग्रेज किस तरह पे चेंज हो जाते हैं। उन्हीं में एक ऐसा बंदा भी है जो बहुत ही न्यूट्रल, जिसको हम कहेंगे, जिसकी तमाम चीजें बहुत ही डिफरेंट है, वो आम इंग्लिशमैन से बहुत डिफरेंट है। और वो है साइरल फील्डिंग, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज के चंद्रपुर के। और वो जो है, उनको इंडियंस के साथ वो उनका रवैया नहीं है जो बाकी और इंडियंस का है, स्पेशली रॉनी का है। ये बहुत इंडियंस को के साथ, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ये इनकी उम्र भी जरा ज्यादा है, ये 40 इयर्स के हो गए थे जब ये इंडिया आए। और इसके अलावा इन्होंने बहुत दुनिया देखी हुई है, बहुत ट्रैवल किया हुआ है। तो इस वजह से इनका जो माइंड है, वो माइंडसेट है, वो थोड़ा ब्रॉड है। और इन्होंने जो है ये बहुत ये इंडियंस को भी तकरीबन उसी तरह देखते हैं जैसे इंग्लिशमैन को देखते हैं। तो ये जब इनको पता चला कि ये, जब ये कहती है कि मिसेस मोर और एडला कि हमने अभी तक इंडिया देखा ही नहीं है, हम तो बस अंग्रेजों के साथ ही रह रहे हैं, ये वो, तो ये कहते हैं कि तुम कुछ इंडियन से मिलने की कोशिश करो। और जब तक तुम इंडियन से नहीं मिलोगी, तुम उनके करीब नहीं जाओगी, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इंडिया आखिर है क्या। मिसेस मोर, रॉनी और एडला रास्ते में जा रहे होते हैं, तो वो एक जब वो वापस अपने घर जा रहे होते हैं, तो वो उनको वही मस्जिद नजर आती है मिसेस मोर को। तो वो कहते हैं, यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा इंसान मिला था, मैं इस मस्जिद में गई थी। तो इस बात पे
रॉनी को बहुत गुस्सा आता है कि तुम एक इंडियन के साथ, अपनी माँ को कहता है कि तुम एक इंडियन के साथ क्यों तुमने बात की और तुम क्यों उसके साथ मिली। और मिसेस मोर बहुत हैरान होती है कि ये मेरे बेटे को हुआ क्या, ये इस तरह नहीं था, इस तो बहुत अच्छा लड़का था जब तक ये इंग्लैंड में था, यहाँ आके इस तरह किसकी मेंटालिटी हो गई है। और उसके बाद फिर रॉनी बार बार उस अपनी माँ से पूछता है वो कौन था, वो अजीज के बारे में बार बार पूछता है कैसा था, और वो कुछ ऐसे अल्फाज यूज करता है जो कि बहुत ही डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स हैं। एंड यू नो द मदर इज रियली सरप्राइज्ड कि व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट दिस फेलो लाइक दिस, his language has changed, his attitude has changed, everything in him, you know, he has absolutely a changed person. उसके बाद फिर मिसेस बॉर्ड जो है वो बहुत डांटती भी है अपने बेटे को, और कहती है कि प्लीज ये उनके घरों में जहाँ तुम रह रहे हो, इस घर में लोगों को इस तरह जज मत करो जिस तरह तुम कर रहे हो। तो वो चीख कर कहता है कि इंडिया हमारा घर नहीं है, इंडिया इजंट होम, दिस इज नॉट आवर होम। तो वो मतलब वो सिर्फ वहां पर रूल करने आए हैं और बाकी जो लोग हैं वो उनके सारे रूल्ड है। अगले दिन एक बहुत बड़ी ब्रिज पार्टी है जिसमें पहली दफा इंडियंस को भी इनवाइट किया गया है, ताकि, और वो बेसिकली इस वजह से है कि ताकि इंडियंस और ब्रिटिश जो हैं वो आपस में थोड़ा बहुत मिले जुले, आपस में एक साथ मिले। लेकिन जब वहां पर पहुंच के उन्होंने देखा एडला और मिसेस मोर ने, तो वो बहुत ही सेग्रीगेटेड माहौल था बिल्कुल। एक तरफ बिल्कुल इंग्लिश थे और दूसरी तरफ इंडियंस थे, और इंडियंस ज्यादातर इंडियंस का सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे कि इनको देखो इंडियंस होके अंग्रेजी कपड़े पहने हुए, इन लोगों को तो हाथ मिलाना नहीं आता, इन लोगों को कपड़े पहनने नहीं आते, इस तरह की बातें वहां पर हो रही थी। और इस बात पर खास तौर से उनको बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था कि वो इंडियंस होके यूरोपियन कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने। और हालांकि ये पार्टी इसलिए दी गई थी कि दोनों सोसाइटी आपस में मिले, लेकिन असल में क्या हुआ कि इस पे ज्यादा ही डिवीजन हो गया इंग्लिश और इंडियंस के दरमियान। यहीं पर ही एडला एक और लड़की से मिली जिसका नाम मिस डेरेक था, और वो बताती है कि मुझे सब कोई मेरे से बात नहीं करता अंग्रेज, और मुझे बहुत लुक डाउन अपॉन करते हैं, इसलिए कि मैं एक इंडियन महाराजा के लिए काम करती हूँ, और इन लोगों के लिए ये बात बहुत ही अजीब है कि मैं चीप हो गई हूँ बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं एक इंडियन राजा के लिए काम कर रही हूँ। तो ये मेंटालिटी देख के उनको बहुत हैरत होती है। उसी वक्त सायरल फील्डिंग जो है वो एडला और मिसेस बॉर को चाय पे बुलाते और कहते हैं कि आप लोग आए हुए हैं तो मेरे घर चाय पिए। एडला जो है वो कहती है उनसे कि देखें, आप, हम लोग जरूर आएंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आप डॉक्टर अजीज को भी बुलाएं अपनी पार्टी पे। तो वो मान जाते हैं और वो फौरन ही डॉक्टर अजीज के लिए एक भेजते हैं पैगाम कि आप हमारी चाय की पार्टी पे जरूर आइएगा। अजीज जो है वो बहुत खुश होते हैं देख के कि मिस्टर फील्डिंग की पार्टी में मुझे भी बुलाया गया है, और वो पहले नहीं मिले हालांकि प्रिंसिपल से, ये जो प्रिंसिपल है साइरल फील्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने बातें उनकी बड़ी सुनी हुई है कि ये इंडियंस के साथ बिल्कुल बराबरी का बर्ताव करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनका इनविटेशन, और कहते हैं मैं जरूर मिलूंगा। और वो फिर उनको जो है वो वापस मैं जरूर जाऊंगा उसकी पार्टी पे। जब वो वहां पर जाते हैं तो वो एक्सेप्ट करने का भेज देते हैं एक लेटर कि मैं आऊंगा। वहां पर जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, क्योंकि वो बिल्कुल उस तरह के नहीं है जैसे कि और इंग्लिशमैन हैं इंडिया के। वो उनसे वो जैसे कि आपको पता है कि वो एजुकेटर थे, और वो ही हैज अ वेरी ब्रॉड वर्ल्ड व्यू, और वो सबके साथ, और वो अजीज के साथ तो बहुत ही अच्छा। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अजीज जो है मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेक्टर मसूद से इंस्पायर होके लिखा गया, और ये जो साइरल फील्डिंग है जो कि एक बहुत ही न्यूट्रल किस्म के इंग्लिशमैन है, ये प्रोबेबली फोस्टर हिमसेल्फ है।
इनके इनकी जो ये वो बात करते हैं और जिस तरह से ये बोलते हैं, ये तकरीबन वही बातें हैं जो कि फॉस्टर कहना चाह रहे हैं, एंड ही वांट्स टू कन्वे टू हिज रीडर्स। तो अजीज जब फील्डिंग के घर में आते हैं तो हालांकि वो पहले नहीं मिले हुए, लेकिन वो बहुत ही इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बहुत उनकी कनेक्शन हो जाती है। और वो जो चीजें अंग्रेजों में बुरी लगती हैं अजीज को, वो सारी फील्डिंग में नहीं है। फील्डिंग बड़ा मेसी है, इनफॉर्मल है और बहुत फ्रेंडली है। उसको हर चीज की स्पिक एंड स्पैन होना और ये सब चीजें उसको नहीं इतना वो मैटर करता। And he's very informal about his clothing also, about his way of behaving, everything. अब मिसेस मोर और एडला जो है वो अजीज के घर आती है, और वो देखती हैं कि वो उसके सॉरी उनके घर फील्डिंग के घर आते, तो वो अजीज को मिलते हैं और वो देखते हैं कि जब वो मिलते फर्स्ट टाइम मिलता है अजीज, तो वो देखता है कि एडला जो है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तो ये एक चीज जो है ना बड़ी इन्होंने इस चीज में स्ट्रेस किया है कि इंडियंस को या हम सब लोगों को औरतों की हुस्न के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, और हम लोगों की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाती है अगर कोई बहुत हसीन चेहरा देखकर, और अगर कोई इतनी ज्यादा हसीन नहीं है तो उसके लिए हमारे ख्यालात कुछ और होते हैं। ये चीज इंडियंस को बताने की कोशिश की है फॉस्टर ने। और अजीज भी काफी स्नॉबिश है ब्यूटी के मामले में, और वो आइडला को बिल्कुल दूसरी तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज शी इज अनअट्रैक्टिव टू हिम। उसके बाद वो आदिला कहती है अजीज से कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू सी हाउ इंडियंस लिव एंड ऑल दैट। तो अजीज बहुत एम्बैरस हो जाते हैं इस बात पे, और वो कहते हैं मेरा घर तो बहुत ही बेसी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही अजीब सा है, मैं आपको कैसे बताऊं। अच्छा, इसी के लिए बात बदलने की उसमें कोशिश में वो कहते हैं लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी सी पिकनिक अरेंज करता हूँ और आपको मैं माराबार केव्स लेकर जाता हूँ। अब ये माराबार केव जो है ये वहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इसका, ये चंद्रपुर का। तो ये लोग भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये लोग तो देखना चाहते हैं, हाँ वाकई में हम लोग तो माराबार केव देखना चाहते हैं। Adela especially is very curious about the cave, and but Aziz tries to describe them. Aziz बताने की कोशिश करता है कि माराबार केव कैसे हैं, लेकिन थोड़ी देर में सबको पता चल जाता है कि ये भी कभी माराबार केव नहीं गए क्योंकि उन्हें भी कोई पता नहीं है खास माराबार केव के बारे में। लेकिन एनीवेज जब ये बात ही कर रहे होते हैं तो उसी वक्त रॉनी आ जाते हैं इनके फील्डिंग के घर। तो इनको बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरी माँ और मेरी बहन इंडियंस के साथ अकेली बैठी हुई है क्योंकि फील्डिंग किसी काम से अंदर गए हुए होते हैं। तो ये बहुत लड़ाई करते हैं फील्डिंग से कि तुमने मेरी माँ को और मेरी बहन को इंडियंस के साथ अकेला क्यों छोड़ा, और व्हाई डिड यू गो इनसाइड एंड व्हाई वर दे अलोन विद द इंडियन। अब लेकिन फील्डिंग को तो इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती, वो कहते फिर क्या हुआ, बात ही तो कर रही थी, वो क्या हो गया। लेकिन रॉनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। एनीवेज अब ये होता है कि अजीज के इनविटेशन वो जो एडला है वो बताती है कि देखो हमें इतना अच्छा एक इनविटेशन मिला है अजीज की तरफ से कि वो हमें 12 बार केव्स पे पिकनिक कराएंगे। रॉनी को ये बहुत बात गुस्से में आती है, वो कहते हैं मैं सिर्फ औरतों को एक सूरत में वहां जाने की इजाजत दूंगा कि तुम्हारे साथ इंग्लिश बन जाएंगे, तुम लोग इंडियंस के साथ नहीं जा सकते। तो वो कहता है, और वो अब इस बात पे बहुत गुस्सा आता है एडला को, और वो तकरीबन उस डिसाइड कर लेती है कि मैं अब इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, जो इतना बायस्ड है, जो इतना ज्यादा क्रूअल है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। और वो तकरीबन उसको बता भी देती है इशारों में कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती, हालांकि वो आई इंडिया मिसेस मोर के साथ शादी के लिए। और जब उसको पता चलता है रॉनी को, तो वो उसका कोई इतना खास रिएक्शन नहीं होता इस बात पे, बल्कि वो भी बस बड़े पोलाइटली कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम बस दोस्त ही रहेंगे। तो उसको काफी इस बात पे अफसोस होता है कि इसको कोई अफसोस ही नहीं हुआ कि मैंने इसको रिजेक्ट किया, कि शादी रिजेक्ट की, लेकिन इसको कोई अफसोस नहीं इस बात पे। हाउएवर वो जब घर पहुंचते हैं तो उस वक्त तक एडला का गुस्सा काफी ठंडा हो चुका होता है, और एडला रोनी रॉनी को कहती है कि नहीं नहीं आफ्टर ऑल मैं कर लूंगी तुमसे शादी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो।
मिसेस मौर जब वो उसको पता चलता है कि ये दोनों अब शादी के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द शादी कर लेंगे, तो मिसेस मौर को लगता है कि बस अब मेरा काम खत्म, मैं तो यहाँ पे इन दोनों को मिलवाने के लिए आई थी और अब ये दोनों शादी कर रहे हैं तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। जो फील्डिंग की पार्टी थी उसके 3 दिन के बाद अजीज बहुत सख्त बीमार पड़ जाते हैं और फील्डिंग उनको घर पे देखने के लिए आते हैं। और अजीज बहुत ही एम्बैरस हो जाता है देख के कि मेरा कितना गंदा कमरा है और इतने गंदे तरीके से मैं रह रहा हूँ। लेकिन फील्डिंग वाहिद इंग्लिशमैन है जो कभी भी उसके घर आया, और अजीज जो है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है इस बात पे कि ये अंग्रेज होकर इतना फ्रेंडली है। और फिर वो एक ऐसा काम करते हैं जो उन्होंने कभी भी नहीं किया, और वो ये कि वो ड्रॉर में से निकाल के अपनी बीवी का फोटो फील्डिंग को दिखाते हैं। उन्होंने आज तक पर्दे में रखा हुआ है अपनी बीवी को एक लॉक ड्रॉर के अंदर, और वो उनको कहते हैं कि मैंने आज तक अपनी बीवी का फोटो किसी को नहीं दिखाया, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहा है, लेकिन तुम मेरे भाइयों की तरह हो और इस वजह से मैं ये फोटो तुम्हें दिखा रहा हूँ। इससे मतलब देख सकते हैं हम कि वो दोनों कितना करीब आ गए थे, वो दोनों फील्डिंग और अजीज दोनों बहुत ही करीब आ गए थे कि वो उसको अपनी पर्दे वाली बुर्के वाली बीवी का फोटो तक दिखाने के लिए तैयार हो गए। अब अजीज जो है वो बताते हैं कि मैं जो हूँ अब मैंने बीवी से मैं बहुत अपना प्यार करता था और इस वजह से मैंने दोबारा शादी नहीं की। और हाँ, जोकिंगली अजीज ये भी कहते हैं कि तुम आदिला से शादी कर लो ना। तो वो बहुत ही नाराज होता है इस बात पे और वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, वो तो रॉनी से शादी करने के लिए यहाँ आई है। और तो वो कहते हैं हाँ हाँ उससे शादी मत करना, वो तो वैसे भी बहुत अगली लुक के गया, कोई इतनी खूबसूरत नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे फील्डिंग को कि ये ब्यूटी के ऊपर इतना ज्यादा इसका क्यों है, इसका ध्यान कि ये मुझे कह रहा है कि तुम इसलिए उससे शादी ना करो क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। ये कोई वजह नहीं है शादी ना करने की। एनीवे अब दिखा जो सेकंड इसका हिस्सा है नॉवेल का, वो है द केव। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है नॉवेल का क्योंकि इसके अंदर मेन जो सारी स्टोरी है वो टेक प्लेस करेगी। तो केव्स में जैसे तमाम तीनों के तीनों जो हिस्से हैं उनसे पहले फॉस्टर जो है उस जगह का पूरा एक बयान करता है कि वो जगह थी किस तरह। तो यहाँ पर भी ये केव्स को पूरा बयान करते हैं, पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह थे। बहुत ही तमाम केव्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे थे, अंदर से बहुत ही डार्क, और इनकी जो अंदर की सतह थी वो इतनी चमकीली थी कि उसमें अगर आप लाइट जलाएं तो उसमें रिफ्लेक्शन आता था, और उसके बिल्कुल पॉलिश स्टोन था उसका। एंड इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे ड्रावनी चीज उसके अंदर थी, वो था उसका इको। अगर जरा सा भी कोई बोले तो उसको चारों तरफ से पांचों तरफ से उसकी आवाज की एको सुनाई देती थी। तो इस तरह से, और उसका जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा था जिसका नाम कवा डोल था, वो हिलता रहता था हवा के साथ, तो उस पर ऐसा लगता था जैसे अभी गिर पड़ेगा। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस तरह से दिया है, वेरी सिनिस्टर, कि बिल्कुल जैसे बहुत ड्राउना, जैसे आपको बहुत ड्राउनी बात होने वाली है। तो इस वजह से उन्होंने एक ऑलमोस्ट एक हॉरर सा क्रिएट कर दिया कि इस तरह से थे बार बार के। तो ये टिपिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं था और बहुत ही एक अजीब सी जगह थी, लेकिन बिकॉज ये वहां का सबसे बड़ा लैंडमार्क था तो अजीज ने सोचा कि मैं इनको जरूर इस तरह से आई वुड लाइक टू शो देम द इंग्लिशमैन द प्लेस दैट एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। तो वो उसी वक्त, लेकिन उनसे अजीज ने बहुत ज्यादा इलाबरेट अरेंजमेंट्स करने शुरू करे फॉर द पिकनिक दैट ही वांटेड टू डू विद देम। और उसमें सबसे ज्यादा ये चीज थी कि वो, खैर ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बहुत उन्होंने इलाबरेट अरेंजमेंट्स करे। और अब क्या होता है कि जिस दिन ये इन्होंने बार बार केव्स के लिए इनको ट्रेन में बैठ के जाना था, उसी दिन कुछ ऐसी चीज हो गई कि ये क्योंकि आपको बताया मैंने कि रॉनी ने कहा था कि मैं उस वक्त तक इन औरतों को नहीं जाने दूंगा जब तक एक अंग्रेज साथ नहीं होगा। तो फील्डिंग इनके साथ जा रहे थे बार बार के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि वो ट्रेन कैच नहीं कर सके और वो थोड़ा सा लेट हो गए और वहां से नहीं पहुंचे, वो पहुंच पाए। अब ये बहुत परेशान होते हैं अजीज कि अब क्या होगा, कि अब हम सारे अंग्रेज, 2 औरतें
और उनके साथ गाइड सारे इंडियंस, और मैं अकेला, इनकी औरतों के साथ कोई और इंग्लिश वन नहीं है। तो वो काफी परेशान होते हैं, लेकिन मिसेस मौर उन्हें रीअश्योर करती है और कहती है कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम सब मुसलमान हैं। जब वो ये कहती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, और वो बहुत ही उनको पसंद कर, या पहले ही कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा करने लगते हैं कि ये कितनी अच्छी बातें कर रही है। और वो कहती है कि तो आप लोग बहुत ही अच्छी खवातीन हैं। अब जो मैंने बताया कि बहुत इलेबरेट अरेंजमेंट करे थे इन्होंने, वो ये था कि उन्होंने बारह बार हिल से पहुंचने से पहले बाकायदा एक हाथी का इंतजाम किया था, एक एलिफेंट राइड का इंतजाम किया था। तो ये लोग सब पिकनिक से पहले उस एलिफेंट राइड पे भी बैठे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ ने एंजॉय किया, कुछ लोग डर गए उससे, बहरहाल वॉट एवर। फाइनली अजीज जो है वो पहुंच गए बारह बार केव में। और जब पहले केव में मिसेस मॉर और ये लोग सब जब दाखिल हुए, तो ये एक बहुत ही डरावना किस्म का एक्सपीरियंस था। एकदम अंधेरा, घुप, और इसके अलावा जितने भी सर्वेंट्स थे, जो विलेजर्स थे, वो सब इनके पीछे पीछे केव्स के अंदर चले गए। और मिसेस मॉर खुद बेचारी बूढ़ी औरत थी, उनकी तो बुरी हालत हो गई, वो तो बिल्कुल फेंट होने वाली हो गई, और उनको तो लगे, और जब आवाजें हुई उनके मुंह के सामने से, कोई बहुत बुरी तरह से कोई चीज गुजरी, प्रॉबेबली वो कोई बच्चा था जो किसी औरत के गोद में था या जो भी था, लेकिन जब वो गूंज पैदा हुई, बूम बूम बूम, तो वो बिल्कुल परेशान हो गई और वो भागी बाहर की तरफ, और बाहर आके वो ऑलमोस्ट बेहोशी के आलम में बैठ गई और कहने लगी कि मैं अब ये सब नहीं कर सकूंगी बर्दाश्त, मैं और दूसरे केव्स के अंदर नहीं जाऊंगी। जब उनको कहा गया कि आप, अभी तो बहुत सारे केव्स बाकी हैं, आप चलें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब और केव्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ एडला अजीज के साथ जा सकती है अगर ये जाना चाहे तो, और वो इसको ले जाओ तो। और अजीज जो है वो ऊपर एक केव में उनको ले जाते, लेकिन एडला को भी इतना पसंद तो नहीं आ रहा है ये सारा सिस्टम, लेकिन वो कह रही जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो थोड़े और केव्स देख लूं। तो वो अंदर जब जाती हैं तो वो बाहर उनसे कहती है, अब इस वक्त अजीज जो है उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे सब लोगों को चाय पिलानी है, इनको ब्रेकफास्ट करना है, किस तरह करूंगा, ये सोचते 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 वो केव से बाहर आ जाते, और आडला केव के अंदर चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब एकदम अजीज को ख्याल आता है कि आडला कहाँ है, तो ये एकदम भागते हैं, हर केव में आवाजें देते हैं एडला को, लेकिन कहीं भी एडला नहीं मिलती। ये गाइड से पूछते हैं कि एडला कहाँ है, तो वो उस गाइड कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि एडला कहाँ है। तो ये उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुमने क्यों ख्याल नहीं रखा उसका। और बहरहाल ये बहुत परेशान होते हैं और हर एक जगह जगह हर हर केव के अंदर भागते हैं और देखते हैं कि एडला गई कहाँ। तो उधर ही उनको उनकी एक जो फील्ड ग्लासेस होते हैं, जो बाइनोकुलर्स होते हैं एडला के, वो टूटे हुए वहीं पर मिलते हैं, वो उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। और अब तो वो और भी परेशान होते हैं कि उनके बाइनोकुलर्स भी यहाँ पर टूटे हुए पड़े हैं, आखिर गई कहाँ है। लेकिन जब आधा काफी घंटा हो जाता है उनको ढूंढते ढूंढते और कहीं नहीं मिलता, गाइड भी थप्पड़ खा के भाग चुका होता है, तो अकेले रह जाते हैं अजीज। तो वो कहते हैं मेरा तो अब करियर खत्म हुआ, मैंने एक अंग्रेज औरत का ख्याल नहीं रख सका, पता नहीं उसे क्या हुआ, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। वो घबरा के वो जैसे मैंने बोला बायनॉकुलर्स अपनी जेब में रख लेते हैं। जब वो नीचे उतर रहे होते हैं, कवा डोल से ऊपर नीचे से आ रहे होते हैं, तो उन्हें एकदम से देखते हैं वो, तो उनको पता चलता है कि उस देखते हैं कि नीचे एडला भागती हुई एक गाड़ी को रोक के और उसके अंदर बैठ के और चल जा रही है। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि क्या हुआ, ये किसकी गाड़ी थी और किसकी गाड़ी में बैठकर वो चली गई। तो एनीवेज ये नीचे आते हैं और ये बताते, अब जब ये नीचे पहुंचते हैं कैंप में, तो वहां शुक्र करते हैं कि फील्डिंग उस वक्त तक अपनी गाड़ी में वहां पहुंच चुके होते हैं, हालांकि ट्रेन तो उन्होंने मिस कर दी थी। तो वो बगैर वो पहुंच चुके होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो उसको बताते हैं कि वो उससे पूछता है कि एडला कहाँ है, तो वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, वो तो पता नहीं किसी एक गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। अब तो फील्डिंग को समझ आ जाती है कि जरूर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है, जिस वरना तो वो इस तरह से कैसे जाती, इस तरह से थोड़ी जाना था उसने वापस, वो तो हमारे साथ ही आई थी, हमारे साथ ही जाती।
खैर वो और अजीज भी बहुत परेशान होते। तो अजीज जो है वो बाकायदा वो बिल्कुल ही उनकी हालत खराब हुई हुई होती है। तो लेकिन वो कहते हैं चलो अभी हमें फिलहाल तो वापस जाना है। तो वो जैसे ही गाड़ी में ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन वापस आते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं चंदरपुर के, और वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं अजीज को। और वो कहते हैं कि तुम जो हो वो गिरफ्तार हो। अब जो है अजीज एकदम पैनिकी होके भागने की कोशिश करते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फील्डिंग उन्हें पकड़ के लाते हैं और कहते हैं अगर तुम भागे तो फिर तो इनको पक्का हो जाएगा कि तुमने कोई बहुत बुरा काम किया है। तो फिर उसके बाद वो उसको पकड़ कर उनको और जेल में डाल देते हैं। और वो हाल तो अजीज पूछते हैं मैंने किया क्या, तो पता चलता है कि वो आदिला ने खुद एक उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई है कि इन्होंने उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, और जिसकी वजह से वो भागी और उसका बहुत बुरा हाल है। हर तरफ पूरे जिस्म उनका जो है वो कांटों से भी उलझा पड़ा हुआ है। उनका वो जो वो बाइनोकुलर है वो भी गुम हो गई, जो कि तुम्हारी पॉकेट से मिली। इस वजह से बिल्कुल सब श्योर हो जाते हैं कि अजीज ने इनके साथ आदिला के साथ कोई सेक्सुअली असॉल्ट किया है। तो आदिला जो है उसने क्योंकि खुद कंप्लेंट लिखवाई है इसलिए, और वो अंग्रेज है जाहिर है एक इंडियन के खिलाफ, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक मसला बन गया। तो अब जो है अब इस वक्त अभी तक अंग्रेज जो है वो आदिला को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि इसके साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने तो उसको हीरोइन बना दिया। और उसको उन्होंने कहा कि बस ये जो इंडियंस हैं ये सब ऐसे ही हैं, और ये तो इसको एक पूरा एक नेशनल लेवल पर ले गए और कहा कि इनको तो ये तो बहुत बड़ा एक केस हो गया है। और इसको उसने उसने कहा कि इसने एक इंडियन ने एडवांस किया एक औरत के ये अंग्रेज औरत के लिए। और उसने बोला अडिला ने कि उसने उसको अपनी बायनोकुलर से मारने की कोशिश की, और लेकिन फिर भी वो उसने, लेकिन वो कहती है कि मैं भाग गई वहां से, लेकिन उसने बहरहाल मुझे कोशिश की। फील्डिंग जो है वो आउटराइटली बोल देते हैं कि ये सब झूठ बोल रही है, ये शी इज गॉन क्रेजी। यहाँ तक कहती है कि ये पागल हो गई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और अगर वाकई में अजीज ने ऐसा कुछ किया होता तो वो उनके उसकी बायनोकुलर अपनी जेब में क्यों रखता। और ये कि लेकिन फिर सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि अंग्रेजों की जो क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है अंग्रेजों से। और अंग्रेज किसी और तरह से बिहेव करते हैं, इंडियन किसी और तरह से बिहेव करते हैं। तो फील्डिंग जो है वो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो एडिला से मिले और उन्हें समझाए कि तुम क्या कर, लेकिन उनको एडिला से मिलने नहीं दिया जाता। अब बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो गया है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अजीज के जो दोस्त हैं वो एक बहुत बड़ा एंटी ब्रिटिश लॉयर है अमृत राव, जिसको वो कैलकाटा से बुलाते हैं ताकि वो उसको डिफेंड कर सके। और इवेंचुअली जब वो आ जाते हैं तो अब तो ये पूरा नेशनल लेवल का केस बन गया है कि इंडियंस अगेंस्ट इंग्लिश। तो अब फील्डिंग को एनी हाउ किसी ना किसी तरह वो अजीज से मिलने की इजाजत मिलती है। तो वो फिर सारा एडला को एक बार फिर खत लिखते हैं और कहते हैं कि प्लीज यू आर द लास्ट पर्सन इन चंद्रपुर टू wrongfully accuse an Indian, और यू मस्ट बी यू कैन सी हाउ मिजरेबल अजीज इज। सो अब और उधर जब ये शुरू होती है इनका वो यही इनकी कोर्ट, तो रॉनी हीस्लप जो है वो जब आते हैं तो उनके इतनी जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है जैसे एक मार्टर होता है, जैसे कोई बहुत ही बड़ा इन्होंने काम कारनामा किया कि इनकी होने वाली मंगेतर के साथ इतनी बड़ी जाती हो गई। अब वो फील्डिंग एक वाहिद इंसान है जो कि ये कहते जाते हैं कि मैं वो क्लब में जाते हैं फील्डिंग, वहां पर उनको बताते हैं कि देखें आप लोग सब गलत इस बंदे को कर रहे हैं, और अगर इस बंदे को अक्यूज किया गया तो मैं यहाँ से रिजाइन करके कॉलेज से चला जाऊंगा, लेकिन क्लब से तो मैं अभी और इसी वक्त इमीडिएटली रिजाइन कर रहा हूँ। तो वो वहां से रिजाइन करके आ जाते हैं। आदिला का बहुत बुरा हाल है, पूरे जिस्म पे उसके कांटों के निशान हैं, उसके कट हैं, बहुत बुरा हाल है, सनबर्न अलग हुई हुई है वो।
और उसके मूड भी हिस्टेरिक हैं बिल्कुल वो। और उनको जब वो बातें याद आती हैं जो उनके साथ हुई तो वो एकदम हिस्टेरिक हो जाती है। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई एक शैडोई फिगर उसके पास आया है और उसने उसको हिट किया है, लेकिन उसके बाद वो आदमी ने कभी उसको हाथ बेशक नहीं लगाया, लेकिन वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। आदिला जो है ये मोस्ट प्रोबेबली इसने अजीज को किसी मैलिस की वजह से या किसी खास दबाव की वजह से उसको नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसके दिमाग में ये चीज थी कि यहाँ पर इतना खौफनाक मंजर था कि उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत पता नहीं किस जगह आ गई हूँ। और जाहिर बात है कि वो जो एको था उसने तो एडला का बिल्कुल जो माइंड था उसको सोचने और समझने से माउफ कर दिया। अब क्योंकि जब उनका मुकदमा हो रहा है तो अब क्योंकि रॉनी हिस्लॉप खुद इन्वॉल्व है, इस वजह से वो तो इसको नहीं कर सकते इसको हेड। तो उनका जो इंडियन असिस्टेंट है दास, वो इस कोर्ट को हेड कर रहा है। तो ये लोग अंग्रेजों को फिर बहुत बड़ी वो दे आर हॉरिफाइड कि एक इंडियन जो है वो जज बन रहा है एक इंग्लिश वुमन का। इस बात पे भी उन्हें बहुत ही गुस्सा है। फाइनली एडला को उनका लेटर मिलता है फील्डिंग का, वो पढ़ती है और उसके बाद उसको एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, मेरे से तो कुछ गलती हो गई। और उसको ये भी पता चलता है कि शायद अजीज इनोसेंट हो और काश मैंने ये सब ना किया होता। और वो कहती है कि ये जो ट्रायल है इसको मैं कॉल ऑफ करना चाहती हूँ। और लेकिन वो कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये तो बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हो जाएगा और हर एक इंसान जो है वो बहुत मसले में आ जाएगा। और वो ये भी कहती है कि अब ये मेरी जो शादी है रॉनी से ये खत्म हो जाए किसी तरह, क्योंकि हम एक दूसरे से अब मोहब्बत भी नहीं करते। तो जिस सुबह वो सुबह आती है जब ट्रायल शुरू होती है, और वो उसको अडेला को डर लगता है कि जब क्रॉस एग्जामिन होंगी तो मैं शायद बेहोश हो जाऊं या मैं गिर जाऊं। और उसको उस वक्त भी वही एक को 12 बार केव्स की कानों में सुनाई दे रही होती है। एडेला को कोर्ट हाउस में लेकर जाया जाता है जहां पर वो और जब वो लेके जा रहे होते हैं तो लोग जो है इंडियन उसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं कि इस अंग्रेज औरत ने एक इंडियन मर्द के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया, वट एवर। तो वहां पर ही और बहुत बड़ा वहां पे एक मजमा जमा हुआ होता है जो कोर्ट के बाहर, जो कि इसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं और उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। और वो फील्डिंग को भी कहते हैं कि वो भी शायद ट्रेटर है, स्पाई है। उसको उनको हर अंग्रेज जो है वो बुरा लग रहा होता है। खैर बहरहाल ट्रायल शुरू होती है और एडला देखती है अजीज की तरफ जो वहां पे कटहरे में होता है, और उसको फौरन एहसास हो जाता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है। और वो विटनेस बॉक्स में जाती है और बोलती है कि मैं जब वहां पहुंची और मुझे वो बूम बूम सुनाई दी तो वो मुझे सब कुछ वैसे ही मुझे मैं बिल्कुल आउट ऑफ माय माइंड हो गई थी। और मगर अजीज मेरे साथ उस केव में नहीं था। यानी कि मैं उसको वो एक्विट कर देती कि मैं, और वो स्टैमर करके और बोलती है कि आई एम वेरी अनश्योर, बट एडला गिव्स अ वेरी फर्म आंसर एंड शी सेज नो, ही डिड नॉट। ये जब डिक्लेयर कर देती है वो कि वो मेरे से मिस्टेक हो गई और उसने मुझे नहीं किया, तो और वो सारे चार्जेस जो हैं वो मैं विड्रॉ करती हूँ। अब जो पूरे कोर्ट रूम में शोर मच जाता है और अंग्रेज जो है वो बहुत बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं एडला को। और अजीज को कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ही शुड बी रिलीज विदाउट वन स्टेन ऑन हिज कैरेक्टर। और अजीज खुशी के मारे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सारे लोग उन्हें गोद में उठा के और जुलूस की सूरत में लेकर जाते हैं। और जो अंग्रेज हैं वो भागते हैं अपने सर्वेंट्स के साथ, वो सर्वेंट्स उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ हो रहे होते हैं। और अब जो इंडियंस जो कि एडला को बहुत ही बुरा एनिमी समझ रहे थे, उसको हीरो बना कर अपने साथ लेके जाते हैं। और फील्डिंग जो है फील्डिंग और एडला को फूलों के हार पहनाए जाते हैं। अब जो फील्डिंग है वो अपने साथ ले जाता है अब कॉलेज के हॉस्टल में एडला को, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। और अभी तक मिसेस मॉर जो है वो जा चुकी है इंग्लैंड, क्योंकि उनको लगा कि मेरा काम खत्म हो गया, मैं अपने बच्चों की शादी करा दी। उनको ये सब नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। तो एनीवेज जब वो चली जाती है, अब जब ये हो गया
तो अजीज डिमांड करते हैं कि मुझे 20,000 रुपीज, जो शायद आजकल के जमाने में करोड़ होंगे, तो वो डिमांड करते हैं कि मुझे डिफेमेशन चार्जेस दिए जाएं। और इसी के साथ फील्डिंग और अजीज, जो कि बेहतरीन दोस्त थे, उनकी जो है दोस्ती थोड़ी खटाई में पड़ जाती है, क्योंकि अजीज, वो फील्डिंग कहते हैं अजीज से कि डोंट बी सो क्रूल टू Adela, because actually she has helped you and she has taken away all the charges. So why are you still expecting her to give you so much of money? So, but Aziz is really getting carried away with his victory, and he says that he can't be merciful until he receives an apology from Adela and mocks Adela again for her ugliness. फील्डिंग जो है वो उनसे बात करना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि बस ठीक है, साध्वी से तो अब बात करनी बेकार है। उधर मिसेस मोर, जो कि वापस जा रही थी, जहाज में उनकी डेथ हो जाती है और वो उनको समंदर में फेंक देते हैं। वहीं पर ही एक टूम बना देते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद रोनी ने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि वो अजीज को हेल्प करती। एनीवेज, अब ये होता है कि मिसेस मोर के डेथ्स की इत्तला सुनने के बाद अजीज जो है वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और वो कहता है कि कम से कम उसके बेटे की फियांसे है एडला, तो मैं उसको, चलो ठीक है, मैं उसको माफ कर देता हूँ। और ठीक है, वो उससे कहता है कि सिर्फ मुझे लीगल कॉस्ट दे दो और मैं डिफेमेशन चार्जेस नहीं लूंगा तुमसे। और उसी वक्त रॉनी जो है वो एडला को वापस इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है और वो इंग्लैंड चली जाती है। इससे एक तो ये नतीजा निकला इसका, इस सारे ट्रायल का, कि हिंदूज और मुस्लिम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। और वो पहले जिस तरीके से एक दूसरे से अलग थे और बहुत एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, लेकिन अब वो करीब आ गए थे। और फॉस्टर जी, कितनी पेमेंट करनी है? कितनी? 5-10 मिनट और 10 मिनट और। ओके, सो जी, सो अब ये इसके बाद जो थर्ड, इसका लास्ट चैप्टर है, द टेम्पल, उसका नाम है द टेम्पल। इसमें भी ये शुरू उसी के सारी लोकेशन को डिस्क्राइब करने में शुरू करते हैं। और अब 2 साल हो चुके हैं इस केस को, और अजीज अब माओ में रह रहा है, जो कि एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन वहां पर भी अजीज को बहुत इज्जत मिल रही है क्योंकि अब मुस्लिम्स और हिंदूज एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। उसी वक्त अजीज को पता चलता है कि फील्डिंग माओ में आया हुआ है कुछ अपनी एजुकेशन की वो देखने के लिए वहां के स्कूल्स को। तो ये फील्डिंग जो है उसने, और उसकी शादी हो चुकी है। अब अजीज के दिमाग में तो यही है कि उसने यकीनन एडला से शादी कर ली होगी क्योंकि वही उसको बचा के ले गया था, अपने हॉस्टल में रखा था, तो यकीनन एडला ही उसकी बीवी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेलो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो है उसने कुछ और बात आगे आप हुई है। वो उसने फील्डिंग ने असल में मिसेस मोर की बेटी से शादी की। 10% पे करेंगे ना जी? 5 मिनट लेते हैं। इजाज साहब बोल रहे हैं? अजमत साहब आप म्यूट कर दीजिए खुद को। एनीवे, सो वहां पर एक मजार था गांव में, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए बहुत वो था सेक्रेट। तो ये पहले तो अजीज को बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि ये मुसलमान होके क्यों आइडोलेट्री करते हैं, लेकिन अब ये वहां पहुंच जाते हैं और ये अपने बच्चों को लेकर, तीनों बच्चों को साथ लेकर कहते हैं कि आओ एक दिन हम ये इस मजार पर चलते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो वहां उनको पता चलता है, वहां पर वो यूरोपियन गेस्ट हाउस को देखना नहीं चाहते जहाँ पे फील्डिंग ठहरा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर में उनको नजर आता है कि फील्डिंग और उसका ब्रदर इन लॉ ऊपर चढ़ के आ रहे हैं और अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें मक्खियां काट लेती हैं। बहुत सारी मक्खियां उनसे लिपट जाती हैं। अब वो भागते हैं उनकी तरफ, तो जाहिर है बीइंग अ डॉक्टर वो उनको उनकी मदद करते हैं, अजीज उनके ब्रदर इन लॉ की। और तभी उन्हें पता लगता है कि ये असल में उसने एडला से शादी नहीं की बल्कि मिसेस मोर से की है। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं उसके डॉक्टर अजीज के, वो कहते हैं कि हम
इनको मारेंगे। तो ये बड़े खुश होते हैं अजीज कि मेरे बच्चे जो हैं वो इंग्लिशमैन को इतना हेट करते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं। एनीवेज, जब उनको पता चलता है कि फील्डिंग को और अजीज को कि फील्डिंग ने उससे शादी नहीं की, तो वो उसकी बेटी जो कि मिसेस मॉर की बेटी है, उनकी बीवी, उनको कहते हैं कि मैं आपको ये शहर दिखाने के लिए बोट में लेकर जाऊंगा। जब वो बोट में लेकर जा रहे होते हैं तो वो बोट कैप्साइज हो जाती है और वो एकदम उसको वो खराब हो जाती है, रेक हो जाता है। तो वहां पे जितने भी इनके बुक वो लेटर्स थे, जो भी थे, वो सब उस पानी में गिर जाते हैं। और ये दिखाया है कि ये लोग दोबारा से एक दूसरे से मिल जाते हैं। आखिर में बिल्कुल एंड में जब अजीज को पता चलता है कि ये तो सब मेरी गलत फहमी थी और मिसकम्युनिकेशन थी, तो वो कहते हैं कि जो भी है, अजीज उसको कहता है कि ये जो शिपरेक है ये एक सिंबॉलिक है। और सो वो कहते हैं कि अब फील्डिंग और अजीज दोनों एक जंगल में आखिरी तौर पे मिलते हैं और कहते हैं कि हम अब दोबारा तो फिर अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मिल लेते हैं। और वो अजीज फील्डिंग को एक एडला के लिए लेटर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब कुछ भी तुम्हारे से नाराज नहीं हूं और मैं तुम्हें माफ कर दिया है। और लेकिन इसमें यही है कि आखिरी जो इसमें वो है, it ends in a very slightly pessimistic note, because Aziz and Fielding, like India and England, can be true friends only if the colonial system is fixed or overthrown, and if the people can come together with respect, open-mindedness and kindness, along with unity and equality for everyone. And the novel ends, the earth itself uttering in 100 voices, Indians and Englishmen, not yet, they cannot be together. और ये एक तरीके से वही through Aziz and Foster predicts the downfall of the British Raj and the rise of a multicultural Indian nation, events that would indeed occur in 1947 in the creation of Pakistan and India. Thank you very much.